नमस्कार किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं खरीफ का मौसम चल रहा है। इस मौसम में आपको मेहनत के साथ साथ बहुत सारी तकनीकी जानकारियों की भी ज़रूरत है। हमारा इस कार्यक्रम के माध्यम से ये प्रयास होता है कि हर तरह की तकनीकी जानकारी हम आप तक पहुंचा सकें। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मंडी भाव के साथ खबरें खेती की से। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आप सभी का स्वागत है। अब देखते हैं कृषि के कुछ मुख्य समाचार। नई सिंचाई परियोजनाओं को चिन्हित करें, अवर्षा की स्थिति में सामयिक सलाह, उन्नत तकनीक से करें हल्दी की खेती, समन्वित विधि से खरपतवार नियंत्रण, पौध संरक्षण यंत्रों का उचित चयन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि लघु सिंचाई परियोजनाओं की संभावनाओं का अधिकतम उपयोग किया जाए। उन्होंने कहा है कि 1 वर्ष की अवधि में पूरी हो जाने वाली सिंचाई की नई परियोजनाओं को चिन्हित करें, उनके निर्माण की वर्षवार कार्य योजना बनाई जाए। श्री चौहान यहां नर्मदा निमंत्रण मंडल की बैठक के बाद जल संसाधन विभाग की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि योजनाओं को समय सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए। परियोजनाओं के साथ किसानों को जोड़ने के लिए परियोजनाओं के संबंधित विभिन्न अवसर पर कार्यक्रम किए जाएं। इससे अन्य किसान भी सिंचाई परियोजनाओं से जुड़ने और लाभान्वित होने के लिए प्रोत्साहित होंगे। कृषि विज्ञान केंद्र हरदा के कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर RC शर्मा ने कृषकों को सलाह दी है कि जिन किसान भाइयों की खरीफ फसल सोयाबीन 2 से 3 सप्ताह की हो गई है, उनको वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए खेतों में नमी संरक्षण उपाय करना आवश्यक है। खरीफ की अधिकांश फसलें 2 से 3 सप्ताह की अवस्था पर हैं। उनमें नमी संरक्षण उपाय जैसे कि खेतों में डोरा, कोल्पा आदि चलाने से खरपतवार नष्ट होने के साथ ही नमी भी संरक्षित होगी। कृषकों को सलाह दी जा रही है कि अवर्षा की स्थिति में खेतों में वर्तमान समय में किसी भी प्रकार के रसायन जैसे कि खरपतवार नाशक या कीटनाशी का छिड़काव न करें। खेतों में कम नमी की स्थिति में किसी भी प्रकार की खाद या उर्वरकों का प्रयोग न करें, अन्यथा इसका दुष्प्रभाव फसलों पर हो सकता है। मसाला फसलों में हल्दी प्रमुख स्थान रखती है। हल्दी की खेती हमारे प्रदेश के कई किसानों द्वारा की जाती है, लेकिन उत्पादन बढ़िया न मिलने से इसमें नुकसान उठाना पड़ता है। हल्दी की खेती आधुनिक तकनीक से करने पर पर्याप्त लाभ कमाया जा सकता है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार हल्दी की खेती में किस्मों के चयन का प्रमुख योगदान रहता है। हल्दी का अधिकतम उत्पादन उन्नत किस्मों की बोनी करके पाया जा सकता है। हल्दी की प्रमुख उन्नत किस्में सुगंधम, रोमा, स्वर्णा, कृष्णा, सुदर्शन, सुरोमा एवं BRS1 प्रमुख हैं। प्रमुख खरीफ फसलों में इस समय किसान भाइयों को समसामयिक कृषि कार्य के अंतर्गत समन्वित विधि से खरपतवारों का नियंत्रण करने की सलाह दी गई है। कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा बताया गया है कि कतारों में बोई गई फसलों में हैंड व्हील हो या व्हील हो इत्यादि यांत्रिकी तरीके अपनाए जाएं, जिससे फसलों को काफी फायदा होने के साथ खरपतवारों का जड़ से नियंत्रण भी हो जाता है। इस समय मौसम अनुसार काफी समय भी इस कार्य हेतु मिल रहा है, अतः किसानों को सलाह दी जाती है कि यह खरपतवार नियंत्रण के यांत्रिकी तरीके अपनाएं, इससे उपज भी इजाफा होगा। यदि खरपतवार नाशियों का प्रयोग करना आवश्यक हो, तब यह कृषक वैज्ञानिकों से परामर्श लेकर खरपतवार नाशियों का प्रयोग करें। वर्तमान में जिस समय से नई नई किस्में विकसित हो रही हैं, वैसे ही नए नए रोग और कीटाणु भी विकसित हो रहे हैं। इन कीटों एवं रोगों को काबू करने हेतु नए नए कृषि यंत्रों का इजाद हो रहा है। विषैले रसायनों का उपयोग मानव जीवन के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। रासायनिकों का प्रयोग करने के लिए आधुनिक किस्म के पौध संरक्षण यंत्रों का उपयोग करना चाहिए। फसलों की सुरक्षा के लिए कीटनाशकों के प्रयोग में यह आवश्यक हो गया है कि प्रयोगकर्ता सही कीटनाशकों का सही समय पर सही विधि से सही उपकरण द्वारा ही प्रयोग करें। किसान भाइयों, खबरें खेती में बस इतना ही। अब आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।
ये लो। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। पिछले 15 दिनों से पानी की बाट जो रहे किसानों के चेहरे खिल गए हैं। दरअसल मानसून के बाद बारिश एकदम रुक सी गई थी, लेकिन अब जब दोबारा बारिश शुरू हो गई है तो खरीफ की प्रमुख फसल यानी सोयाबीन को जीवन दान मिल गया है। सोयाबीन की फसल को कौन कौन से कीट प्रभावित कर सकते हैं और उनके नियंत्रण के लिए क्या क्या उपाय किए जाएं, इस संबंध में जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ प्रदीप कुमार द्विवेदी जी। मध्य प्रदेश में सोया प्रमुख फसल के रूप में जानी जाती है। इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन हमारे मध्य प्रदेश में होता है, लेकिन इसमें कुछ समस्याएं आती हैं। यद्यपि हम देखें कि सोयाबीन की फसल में ये हमारी खरीफ ऋतु की प्रमुख रूप से प्रमुख फसल है, लेकिन यद्यपि भी देखते हैं कि इसमें 300 प्रकार के करीब कीट आकर्षित होते हैं, लेकिन इसमें प्रमुख रूप से 5 से 6 प्रकार के कीट प्रमुख होते हैं, जिससे हमारी आर्थिक क्षति होती है। अगर इस पे हम उचित समय और उचित तकनीकी से इस नियंत्रण कर लेते हैं तो निश्चित रूप से हमारी सोयाबीन की फसल में 30 से 40% तक हानि में कमी आ जाती है और उत्पादन में वृद्धि होती है। तो प्रमुख रूप से किसान भाइयों, हमारी जो खरीफ सीजन में जो कीट लगते हैं उसमें से चक्रभृंग आता है, नीला चक्रभृंग इसको कहते हैं, ब्लू बीटल के नाम से जानते हैं। ये शुरुआती अवस्था में लगता है, इसका शुरुआती अवस्था में प्रकोप होता है। खेत में हम जब जाते हैं देखते हैं पत्तियों की निचली सतह पर ये छोटे छोटे कीट इसको खाते हैं। 3 से 4 मिलीमीटर इसकी पहचान ये होती है कि 3 से 4 मिलीमीटर का ये कीट होता है। ये पत्तियों पर बैठता है और पत्तियों को गोल घेरे में काटता है, उसमें से गोल गोल छेद बना देता है, जिससे हमारी फसल में करीब 20 से 30% तक नुकसान होता है। इसके नियंत्रण के लिए हम वाइनलफास एक दवा आती है जिसको हम 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम इस्तेमाल करते हैं, तो इस पर हम नियंत्रण पा सकते हैं। दूसरा कीट इसमें लगता है गर्डल बीटल के नाम से जानते हैं, चक्रभृंग इसको कहते हैं। इसका बहुत ज़्यादा प्रकोप होता है और ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है हमारी सोयाबीन की फसल पर। किसान भाइयों, इसको हम कैसे नियंत्रित करेंगे? ये शुरुआती अवस्था में करीब 25 से 30 दिन की अवस्था से लगना शुरू होता है और इसका प्रमुख समय होता है जुलाई से अक्टूबर तक। ये क्या करता है कि पत्तियों पे निचली सतह पर ये गोल गोल छेद बनाता है। इसकी जो छोटी अवस्थाएं होती हैं और जैसी बड़ी अवस्थाएं होती हैं पत्तियों पे खाना शुरू करता है। फूल आने से पूर्व ये क्या करता है, फूलों पे नुकसान पहुंचाता है, फलियों पे नुकसान पहुंचाता है, जो उसमें तने ब्रंत बनते हैं उन पे नुकसान पहुंचाता है। और ये क्या करता है, तने में छेद बना करके उसके तने के अंदर प्रवेश कर जाता है और जो भोजन पानी का माध्यम होता है उसको खा लेता है, उसको खा के ख़त्म कर देता है। इससे हमारी फसल में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसके नियंत्रण करने के लिए ट्राइजोफास एक दवा आती है जिसका हम इस्तेमाल करेंगे 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इस्तेमाल करने से इससे हम बचाव कर सकते हैं। तीसरा कीट हरी अर्ध कुंडला किल्ली कहते हैं, ग्रीन सेमिलूपर के नाम से जानते हैं। इसका भी प्रकोप हमारी फसल पे बहुत ज़्यादा होता है। ये क्या करता है, फूल आने से पूर्व इसका प्रकोप शुरू होता है और इसका जो प्रकोप होने का समय होता है जुलाई से अक्टूबर तक और निरंतर चलता रहता है। ये शुरुआती अवस्था में पत्तियों में फूल के कोमल भागों को, कलियों को खाना प्रारंभ करता है और जब ये समूह में हमारे पौधे पे, हमारी फसल पे नुकसान पहुंचाते हैं तो संपूर्ण पौधे को नष्ट कर देते हैं। पौधे के अंदर प्रवेश करते हैं और सारी कोमल भागों को खाता है। पत्तियां सूखने लगती हैं और पत्तियां सूख करके उल्टा लटक जाती हैं, मुरझा जाती हैं, पौधा सूख जाता है। निश्चित रूप से हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। इसको हम रेनेक्सीपायर एक दवा आती है, 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से इस्तेमाल करने से इस कीट से हम बचाव कर सकते हैं। वर्तमान समय में एक हमारा कीट और बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा हमारी फसल में, सोयाबीन में, चने की इल्ली के नाम से इसको आप जानते हैं।
ये बहुत ज़्यादा प्रकोप करता है। ये भी फूल और फलियों पे बहुत ज़्यादा इसका प्रकोप होता है। इससे हमारी फसल पे बहुत ज़्यादा नुकसान देखा जा रहा है। इसको हम नियंत्रित करने के लिए प्रोफेनोफास एक दवा आती है, उसको 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं, तो उससे हमारे नुकसान को हम बचा सकते हैं। एक और इसमें कीट लगता है, वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए सोयाबीन की फसल के लिए बहुत ज़्यादा प्रमुख रूप से शत्रु कीट का काम करता है, सफ़ेद मक्खी। ये सफ़ेद मक्खी क्या करती है कि पत्तियों से रस चूसती, पत्तियों की निचली सतह पर बैठती है और पत्तियों से रस चूसना प्रारंभ करती है। उसके गले में, उसकी अंदर लार्वा, गले में एक लार निकलती है और वो वायरस को फैलाती है। और उस मक्खी की विशेषता होती है कि उसके अंदर एक बार वायरस प्रवेश कर जाता है तो जहाँ जहाँ पे वो बैठती है और पत्तियों से रस चूसती है, उतने पौधों पे, उतनी पत्तियों पे वायरस का प्रकोप फैलाती रहती है। उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। उसके लिए शुरुआती अवस्था में हम क्या करते हैं, बीज उपचार करेंगे। बीज उपचार करते थायोमेथाक्सम एक दवा आती है 70 WS के नाम से, उसको हम 3 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से हम उपचार करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी फसल को हम बचा सकते हैं। तो ये हमारे प्रमुख कीट हुए। इसके बाद में हमारे कुछ प्रमुख रोग भी आते हैं, अनुकूल वातावरण उनको मिलता है। उसमें से प्रमुख रूप से हमारे फफूंद से रोग आते हैं, जैसे कि चारकोल राट है, नेक रॉट है और एंथ्रेक्नोज है, गेरुआ है, और एक आता है वायरस रोग फैलाने वाली मक्खी, जो वायरस रोग फैलता है, पीला मोजाइक के नाम से जानते हैं। किसान भाइयों, मैं अंतिम रूप में मैं आपको बताऊंगा कि एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन सोयाबीन में आप करें, उसमें आप गर्मी की गहरी जुताई करें, जिससे हमारे रोग और कीट निश्चित रूप से समाप्त हो जाएंगे। बीज उपचार अवश्य करें ट्राइकोडर्मा पाउडर से, उससे हमें निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। उचित प्रजातियों का चयन करें, फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल करें, वर्ड पर्चर टी आकार की खूंटियों का इस्तेमाल करें, जिससे हमारे जैविक नियंत्रण होगा। जैविक नियंत्रण में आप बैक्टीरिया से संबंधित बीटी बैसिलस थोरिजेंसिस का इस्तेमाल करें, बिवेरिया वैशियाना का इस्तेमाल करें 1 kg प्रति लीटर के हिसाब से। वायरस NPV आता है, उसका आप इस्तेमाल करें 250 एलई प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। किसान भाइयों, अंत में मैं आपसे यही कहूँगा, जो भी हमारी सोयाबीन की फसल में संबंधित जो भी हमारे द्वारा बताई गई तकनीक है, इसको आप इस्तेमाल करेंगे, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। धन्यवाद। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार, ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। किसान भाइयों, धान की खेती पहले पारंपरिक तरीके से की जाती थी, जिससे समय और श्रम दोनों ही अधिक लगते थे और साथ ही साथ उत्पादन भी आशा के अनुरूप प्राप्त नहीं होता था। लेकिन आज के समय में उन्नत तकनीक और नए नए यंत्रों के आ जाने से कृषि कार्य अपेक्षाकृत सरल हो गए हैं। ऐसे में धान रोपाई यंत्र धान की खेती में बहुत लाभदायक है। यह यंत्र किस प्रकार से काम करता है और किसान भाई धान रोपाई यंत्र को अपने खेतों में किस प्रकार से उपयोग में ला सकते हैं, इसी संबंध में जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर उदय आर बेडेगांवकर जी। यांत्रिक रोपण के लिए यदि इक्विपमेंट की यदि हम बात करें या यंत्रों की बात करें तो हमारे देश में फ़िलहाल 2 तरह के यंत्र उपलब्ध हैं। एक तो मानव चलित या जिसको हैंड ट्रांसप्लांटर हम कहते हैं, जिसको एक आदमी जो है वो खेत में चला सकता है और इस यंत्र के द्वारा स्वचालित रूप से, ऑटोमेटिक रूप से जो है वो धान की पौधों की रोपाई हो सकती है। दूसरा जो यंत्र उपलब्ध है वो सेल्फ प्रोपेल्ड या स्वचालित जिसको कहते हैं, वो ये स्वचालित प्रकार का यंत्र है, जिसके द्वारा ऑपरेटर को सिर्फ या चालक को सिर्फ मशीन चलाना है और बाकी की चीज़ें, धान रोपाई का जो काम है वो मशीन द्वारा स्वतः ही किया जाता है।
ट्रैक्टर की यदि हम बात करें तो अभी तक ट्रैक्टर के द्वारा चलने वाला धान रोपाई का कोई यंत्र उपलब्ध नहीं है। ये 2 प्रकार के यंत्र खासतौर पर हमारे देश में प्रचलित हैं और उनमें भी आजकल जो स्वचालित जो धान रोपाई यंत्र है वो सबसे ज़्यादा प्रचलित है। जैसा कि मैं बता रहा था कि इसमें जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है या जो सबसे बड़ी आवश्यकता है वो धान की पौध तैयार करने की है। और जैसा मैंने बताया कि इसमें चटाई विधि द्वारा तैयार या मैट टाइप नर्सरी जिसको कहते हैं उसकी ज़रूरत होती है। ये मैट टाइप नर्सरी तैयार करने के लिए आपको स्पेशल प्रकार के फ्रेम का उपयोग करना पड़ता है इसमें भी। तो इसीलिए इस ट्रे की साइज़ का जो है हम पौध जो है तैयार करते हैं और इसीलिए उसमें जो आपको फ्रेम दिख रहे हैं वो इस तरह के फ्रेम बनाए जाते हैं। इन फ्रेम के नीचे दरअसल मैट टाइप नर्सरी लगाने के लिए इन फ्रेम के नीचे सबसे पहले आपको जो है प्लास्टिक का शीट बिछाना है। इस प्लास्टिक की शीट के ऊपर हम इन फ्रेम को बिछा देते हैं और इन फ्रेम के अंदर में एक स्पेशल विधि द्वारा तैयार मिश्रण भरा जाता है। वो मिश्रण मतलब मिट्टी, रेत और गोबर खाद का होता है। एक फ्रेम की यदि बात करें तो करीब 100 से 150 ग्राम बीज करीब एक फ्रेम के ऊपर लगता है। और इस तरह से यदि देखा जाए एक हिसाब तो 1 हेक्टेयर के लिए धान की रोपाई यदि हमें करना है तो ऐसे करीब 400 हमें मैट की आवश्यकता होती है। तो इस हिसाब से करीब 40 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज का इसमें रिक्वायरमेंट होता है। एक और चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा, दरअसल इसके लिए बीज भी थोड़ा सा तैयार करना पड़ेगा। शुरुआत में जब आप बीज लेते हैं तो उस बीज को नमक के घोल में आप डाल लें ताकि उसमें जो हल्का या ख़राब वाला बीज होगा वो अपने आप ऊपर तैरने लगेगा। उस बीज को आप अलग कर लीजिएगा और उसके बाद में जो आपने नमक के पानी में जो अच्छा वाला बीज बचाया उसको साफ़ पानी से धो के 1 दिन के लिए उसको पानी में ही डूबा रहने दें। 24 घंटे पानी में डूबा रहने के बाद में उसको निकालें और उसको फिर जो गनी बैग या जो बोरा होता है उस बोरे में लपेट कर उसको 2 दिन के लिए उस बीज को रख दें। तो इस तरह से 2 दिन रखने पे उस बीज में अंकुरण फूट पड़ता है। फिर वो वाला बीज ये नर्सरी तैयार करने के उपयोग में लाया जाता है। 2-3 दिनों में जब इसमें अंकुरण फूट जाता है उसके बाद में उस बोरे को हटा के और अगले 20 दिनों तक फिर इस क्यारी की आपको देखभाल करनी है। सीडलिंग्स या पौध जो है करीब 21 से 23 दिन की हो जाती है उस समय आप देखेंगे और इसी पौध को फिर ट्रांसप्लांटर में उपयोग में लाया जाता है। इस 21 से 23 दिनों के बीच में करीब 10 से 15 सेंटीमीटर हाइट तक की ये सीडलिंग हो जाती है और कि किस तरह से वो मैट्स जो है रखी गई है। और ये पूरा का पूरा ब्लॉक मिट्टी समेत एक उड़ जाता है और उसको इस ट्रांसप्लांटर में रखते हैं। या उस मैट टाइप नर्सरी को यदि आप स्वचालित रोपाई यंत्र वापर रहे हैं तो इसमें रखना पड़ेगा। यदि आप मानव चलित वापर रहे हैं तो उसमें रखना पड़ेगा और उसके बाद में इस मशीन के द्वारा धान रोपाई का काम किया जा सकता है। मशीन की यदि मैं बात करूँगा तो ये मशीन 3 हॉर्स पावर के इंजन से चलने वाली है और 8 कतार में मतलब एक बार में 8 कतार सीधे आपकी धान की रोपाई करने लगेंगी। जो कतार से कतार की दूरी है मतलब जब खेत में जब आप धान रोपेंगे तो कतार से कतार के बीच की जो दूरी आएगी वो करीब 240 mm या 24 सेंटीमीटर आती है और बीज से और जो पौधे से पौधे की दूरी है वो करीब 100 से 125 mm के आसपास आएगी। जब आप इस मशीन को ऑपरेटर चलाना शुरू करेगा ये मैट रखने के बाद में तो उसके बाद में ऑटोमेटिकली ये जो आप यहाँ पे ये फिंगर्स देख रहे हैं ये फिंगर्स इस तरह से मोशन में उसको अपने आप एक या दो से लेकर 3 सीडलिंग तक पिकअप करते जाएंगी और साथ में ज़मीन में गाड़ते जाएंगे और इस तरह से मशीन आगे बढ़ता जाएगा। और ये मैनुअल ट्रांसप्लांटर से जो है कैपेसिटी हालांकि कम रहेगी मतलब यदि कार्य क्षमता की यदि बात करूँ तो ये जो मानव चलित धान रोपाई यंत्र है वो आपको जितनी क्षमता देगा उससे करीब 20 गुना क्षमता जो है वो आपको ये स्वचालित इससे धान रोपाई यंत्र से मिल जाएगी। इन यंत्रों के फ़ायदे की यदि बात करें तो सबसे बड़ी चीज़ तो यदि आप पारंपरिक विधि से यदि आप धान की रोपाई करते हैं तो उस केस में आपको सीड रेट या बीज की जो मात्रा है वो भी ज़्यादा लगती है जबकि इस विधि से धान रोपाई करने में सिर्फ 40 से 50 किलो तक का सीड ही प्रति हेक्टेयर लगता है। तो आपकी ये बचत हुई। इसके अलावा जब पूरी नर्सरी प्रिपरेशन की या पूरी पौध की जो तैयारी की बात करें तो पौध की तैयारी में भी जो मैट टाइप की नर्सरी है या चटाई विधि द्वारा तैयार जो नर्सरी है इसमें 40 से 50% तक आपकी कम लागत आती है। और लेबर रिक्वायरमेंट की भी यदि बात करूं तो लेबर रिक्वायरमेंट भी कम से कम 5 गुना तक इसमें कम हो जाता है और जब क्षमता की यदि बात करें तो 15 से 20 गुना तक क्षमता ये यंत्र आपको ज़्यादा देता है। तो सबसे आखिर में अल्टीमेटली मतलब जो आपको फ़ायदा होगा वो हम फसल के उत्पादन के रूप में बात करें तो फसल के उत्पादन जहाँ तक हमारा पारंपरिक विधि की बात है तो उसमें हमें बार्ली से कि 5 से 5.5 टन प्रति हेक्टेयर तक आपको जो है फसल मिलेगी।
जबकि यदि आप इस मैनुअल ट्रांसप्लांटर से यदि करते हैं या मानव चलित राइस ट्रांसप्लांट धान रोपाई मशीन के द्वारा यदि आप करते हैं तो करीब 5.5 से 6 क्विंटल तक आपको जो है फसल प्रति हेक्टेयर मिल सकता है। और जो स्वचालित कटाई यंत्र की बात करें तो इवन 6.5 क्विंटल 6.5 टन प्रति हेक्टेयर तक की यील्ड आपको मिल सकती है। तो इस तरह से यील्ड में बहुत फ़ायदा। और अल्टीमेटली यदि हम बेनिफिट कॉस्ट रेशो की बात करें या मतलब लाभ लागत अनुपात की यदि बात करें, मतलब आपने जितना पैसा लगाया उसके मुकाबले में आपको कितना फ़ायदा हुआ, तो उसकी यदि मोटे तौर पे बात करें, पारंपरिक विधि में आपको लाख रुपए के मुकाबले में 1,80,000 मिलेगा। वहीं पर दूसरी मशीन ये मानव चलित यंत्र से आपको 1 लाख के मुकाबले 2,20,000 मिलेगा। और यदि स्वचालित धान रोपाई यंत्र की बात करें तो जहाँ आप 1 लाख लागत लगाएंगे वहाँ आपको 2.25 से 3 लाख तक का वापसी पैसे की होगी। तो ये लाभ लागत अनुपात है और इस हिसाब से ये कहना होगा कि इन यंत्रों का उपयोग कृषि में बहुत ज़्यादा लाभ है। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाइयों, आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम आपको कैसा लगा, ये आप हमें अपने पत्रों के माध्यम से बता सकते हैं। आपके पत्रों और सुझावों का हमें इंतज़ार रहेगा। पत्र व्यवहार के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र श्यामला हिल्स, भोपाल। पिन कोड है 462013। और इसी के साथ मैं यानी निहारिका समैया आपसे अनुमति चाहूँगी। नमस्कार।